Hello everyone, welcome back to my channel. Let's study and please like, share and subscribe my channel if you want these classes more and if you want this video more and more. And please share this video to your friends, to your relatives, that other students will also get benefit from this. Now हमने जो है वो द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप कर रहे थे, चैप्टर नंबर 1 आपकी हिस्ट्री की बुक का. उसके हमने फर्स्ट सेक्शन स्टार्ट कर चुके थे. फर्स्ट सेक्शन में हमने फर्स्ट पेज जो था वो कर लिया था. उसके मतलब फर्स्ट पेज कंप्लीट हुआ था, फर्स्ट सेक्शन कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी फर्स्ट सेक्शन थोड़ा रिमेनिंग है. तो आज हम जो है वो यहाँ पे फर्स्ट सेक्शन को ना कंप्लीट करने वाले हैं, जिसमें आपको मैंने जो है वो फर्स्ट सेक्शन के जो फर्स्ट पेज तक जितना भी पढ़ाया था आपको याद होना चाहिए, आपको समझ में आना चाहिए था कि आपको क्या मतलब समझ आया होगा. मतलब आपको थोड़ा याद करने की ज़रूरत होती है कि हमने क्या क्या पढ़ा, हमने आइडिया पढ़ा, उसमें क्या हुआ, फ्रेंच के साथ क्या हुआ. बिकॉज हिस्ट्री के अंदर जब तक हम कहानी से कहानी लिंक नहीं करेंगे तब तक हमें जो है वो समझ प्रॉपरली नहीं आता है. तो हम जो है वो आज इसको कंटिन्यू करने वाले हैं. कंटिन्यू करने से देखो आपका जो चैप्टर 1 है, चैप्टर नंबर 1, ठीक है, द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप. मैं इसका मीनिंग आपको बता भी चुकी हूँ, इस चैप्टर का मतलब क्या है, ठीक है, लेकिन मैं आपको फिर से एक बार क्लियर करती हूँ कि इस चैप्टर का मीनिंग क्या है. द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, कैसे आपके यूरोप के अंदर आज़ादी आई, मतलब कैसे उनके अंदर कैसे मतलब जागृत हुआ कि हमें आज़ादी चाहिए पूरे यूरोप में. अब यूरोप में बहुत सारी आती है कंट्रीज, तो उन सब का अलग अलग है, ठीक है. तो नाउ स्टार्ट करते हैं हम. विद इन द वाइट swathe of territory that came under his control, Napoleon set about introducing many of the reforms that he had already introduced in France. अब देखो, अब जैसे कि बहुत ज़्यादा क्या हो रहा था आपको पता है ना, फ्रेंच का रूल चल रहा था. फ्रेंच का रूल चल रहा था किसके ऊपर? अपनी कंट्री के ऊपर. तो अब क्या हुआ, अब फ्रांस की खुशी को ज़्यादा देर तक रखा नहीं गया, ज़्यादा देर तक रखा नहीं, और वहाँ पर जो है वो नेपोलियन आ गया, ठीक है. अब स्टोरी में आप मान लो स्टोरी में एक नया कैरेक्टर आ चुका है, ठीक है, जिसका नाम है नेपोलियन, ठीक है. ये हमारा स्टोरी का एक नया कैरेक्टर है कि अब आ चुका है नेपोलियन. तो नेपोलियन ने जो है वो वापस से फ्रांस को के अंदर वापस से वो सारी फॉर्म्स जो थी वो लगा दी, सारी कस्टम, सारी ड्यूटी जो थी वो सब कुछ रूल्स रेगुलेशंस सब वापस से जो है वो लगा दिया. अब आपको समझ आ रहा है कि फ्रांस को आज़ादी मिलते मिलते वो वापस से गुलाम में जा रहा है. आज़ादी तो मिल गई थी क्योंकि फ्रांस ने कहा कि हमें आज़ादी मिल गई. इनफैक्ट उन्होंने अपनी इस आज़ादी का आइडिया को बहुत अब्रॉड भी तक पहुँचाया, लेकिन धीरे धीरे वो वापस से किस में जाते जा रहा है? मोनार्क के रूल में, ठीक है. थ्रू अ रिटर्न टू मोनार्की नेपोलियन हैड नो डाउट डिस्ट्रॉयड डेमोक्रेसी इन फ्रांस. अब देखो नेपोलियन के वापस आने की वजह से ये बिल्कुल भी आशंका नहीं थी कि फ्रांस के अंदर जो डेमोक्रेसी जो बनी हुई थी अभी तक वो बचेगी. ऑब्वियसली नेपोलियन आया तो डेमोक्रेसी यूँ उठा के फेंक दी, और क्या बन गया है? नेपोलियन बन गया है कि अब मैं यहाँ पर वापस से मोनार्की रूल लाऊंगा. मोनार्की रूल क्या होता है? राजा रानियों का जो रूल होता है उसे हम मोनार्की रूल्स कहते हैं. तो उसने कहा कि मैं वापस से इसके अंदर क्या लाऊंगा? आपका मोनार्क का रूल लाऊंगा. बट इन द एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड ही हैड इनकॉर्पोरेटेड रिवॉल्यूशनरी प्रिंसिपल्स इन ऑर्डर टू मेक द होल सिस्टम मोर रेशनल एफिशिएंट. लेकिन एक हद तक क्या था कि उसने बहुत सारे जो एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड्स के अंदर जो उसके जो कॉर्पोरेटेड रिवॉल्यूशनरी प्रिंसिपल जो थे,
मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड्स के अंदर जो कुछ प्रिंसिपल्स जो होते हैं आपके, उसको उसने और भी ज़्यादा एफिशिएंट बनाया, उसको और भी अच्छी तरह से जो है वो डेवलप किया उसने, ठीक है। उसने सिविल कोड भी दिया 1804। देखो ये आपको पॉइंट याद रखने की बहुत ज़रूरत है कि नेपोलियन ने क्या दिया, नेपोलियन ने दिया सिविल कोड ऑफ 1804, ठीक है। तो ये आपको याद रखने की ज़रूरत है कि नेपोलियन ने क्या दिया, ओके। अब यूजुअली इसको हम नेपोलियनिक कोड भी कहते हैं, यानी जो देता है ऑब्वियसली उसका नाम तो होगा ही ना, तो उसने ये दिया, did away with all privileges based on birth, established equality before the law and secured the right to property। अब देखो उसने क्या क्या किया, इस कोड के अंदर क्या क्या था। इस कोड में थे कि आपको जन्म से जितने भी आपके हक है, जितने भी आपके प्रिविलेजेस आपको सब दिए जाएंगे। सेकंड, इक्वलिटी बिफोर लॉ इसने इस्टेब्लिश किया। थर्ड, कि इसको जो है वो हर किसी को जो है वो अपनी प्रॉपर्टी यानी प्रॉपर्टी में अपना हक रखना जो है वो सही है। मतलब क्या होता था, एक्टिव सिटीजन्स एंड पैसिव सिटीजन्स का कुछ रोल होता था, जिसकी वजह से ओनली एक्टिव सिटीजन्स जो होते थे उनका ही प्रॉपर्टीज़ में रोल होता था, पैसिव सिटीजन को नहीं दी जाती थी प्रॉपर्टी। तो इसने कहा कि सबको मिलेगी, सबका हक है प्रॉपर्टी को लेना, ठीक है। दिस कोड वॉज एक्सपोर्टेड टू द रीजन्स अंडर फ्रेंच कंट्रोल। अब जो फ्रेंच के कंट्रोल में जो रीजन्स आ गए थे, मतलब उसने नेशनलिज्म की थी ना, डेमोक्रेसी, तो कुछ लोग उसके आ गए थे कब्जे में, तो उसने क्या किया, उन सब के अंदर इस कोड को फैला दिया। In the Dutch Republic, in Switzerland, in Italy and Germany, Napoleon simplified administrative divisions, abolished the feudal system and freed peasants from serfdom and manorial dues। अब देखो डच रिपब्लिक के अंदर स्विट्जरलैंड, इटली, जर्मनी, हर जगह पे नेपोलियन ने जो है वो अपने एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स को और भी अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया। उसने जो है वो फेडरल सिस्टम जो था वो हटा दिया एंड फ्रीड पीजेंट जो पीजेंट्स जो कि गुलामी कर रहे थे, ठीक है, मतलब वो कुछ पैसा ना चुकाने की वजह से किसी की लैंड पे, किसी की ज़मीन पे गुलामी कर रहे थे, तो उन सबको जो है वो क्या कर दिया, इसने आज़ाद कर दिया। इन द टाउन्स टू गिल्ड रेस्ट्रिक्शंस वर रिमूव्ड। और शहरों के अंदर भी क्या कर दिए गए, जो गिल्ड रेस्ट्रिक्शंस जो लगती थी उसको भी हटा दिया गया। ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन सिस्टम को इसने बहुत इम्प्रूव करने की भी कोशिश करी। पीजेंट्स, आर्टिशंस, वर्कर्स, न्यू बिजनेसमैन ये इंजॉय कर रहे थे जो उन्हें एक न्यू फाउंड फ्रीडम मिला। अब आप कहोगे कि हमें फ्रीडम कैसे था, मतलब उन पे एक तरह से मोनार्की वापस आ गई है और फिर इसमें फ्रीडम क्यों हुआ। देखो मोनार्की तो आ गई थी, ठीक है, एक पॉइंट पे जब मोनार्की आई ना तो सबको ये लगा कि हम लोग वापस से कैद हो जाएंगे, लेकिन बेसिकली इसने क्या किया, इसने लोगों को कैद तो नहीं किया अभी तक, इसने उनको फ्रीडम दिया, थोड़ा थोड़ा फ्रीडम। अब उनको इस बात की खुशी थी कि हम मोनार्की में रहने के बावजूद भी जो है वो हम थोड़ा बहुत हमें फ्रीडम मिल रहा है। स्पेशली कौन कौन, जो बिजनेसमैन्स थे और जो आपके न्यू पीजेंट्स जो थे, यानी आपके बिजनेसमैन्स जो थे उन्हें भी क्या हो रहा था, इसकी अच्छी मिल रही थी। वर्कर्स जो थे, पीजेंट्स जो थे, आर्टिशंस जो थे, उन सबको क्या हो रहा था, ये फ्रीडम अच्छा लग रहा था। क्योंकि अगर ये फ्रीडम अच्छा इसलिए लग रहा था स्टूडेंट्स, क्योंकि अगर मोनार्की का रूल उनके ऊपर वापस तो आ ही चुका है, तो पूरी तरह से उन्हें कैद कर लिया जाएगा, उन्हें जो है वो बिल्कुल भी जो है वो फ्रीडम नहीं दी जाएगी। लेकिन उन्हें जो है वो इस बात की खुशी थी कि हमें इतनी मोनार्की होने के बावजूद, इतना कुछ हमारी कंट्री में होने के बावजूद भी हमें क्या मिल रहा है, फ्रीडम मिल रहा है। बिजनेसमैन एंड स्मॉल स्केल प्रोड्यूसर जो थे गुड्स के, इन पर्टिकुलर बिगेन टू रियलाइज दैट यूनिफॉर्म लॉज, स्टैंडर्डाइज वेस्ट एंड मेजर एंड अ कॉमन नेशनल करेंसी वुड फैसिलिटेट द मूवमेंट एंड एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड कैपिटल फ्रॉम वन रीजन टू अनदर। बिजनेसमैन और जो छोटे छोटे जो स्मॉल स्केल पे बेचते ना अपने सामानों को, उन्हें ये रियलाइज हुआ कि पूरी कंट्री में जो है वो यूनिफॉर्म लॉज बना दिए जाने चाहिए, जिसमें आपके वेट मेजर एक हो, ठीक है, और एक कॉमन नेशनल करेंसी हो, ठीक है, जिसकी वजह से एक अच्छा मूवमेंट भी होगा और इजी होगा हमारे लिए एक रीजन से दूसरे रीजन में क्या करना, गुड्स को ट्रांसपोर्ट करना। अब आपको यहाँ पे थोड़ा सा डाउट होगा कि ये क्या है।
देखो क्या होता था ना पहले की कंट्रीज में, अभी तो इंडिया की जैसे एक करेंसी है, आप किसी भी स्टेट में चल जाओ आपके पास द रुपी ही आपकी जो है एक करेंसी है, ठीक है। सिमिलरली यूएसए की बात करूं मैं तो यूएसए में भी एक ही करेंसी है, आप चाहे उसमें कहीं पर भी चल जाओ, यूएसए के अंदर किसी भी पार्ट में चल जाओ, किसी भी कॉलोनी में चल जाओ, तो आपके पास एक ही करेंसी है, कौन सी? डॉलर। वैसे ही पहले के ज़माने में इससे थोड़ा अलग होता था। पहले के ज़माने में ना हर एक स्टेट अपनी एक करेंसी बनाता था। मतलब मान लो किसी ने क्या करेंसी बनाई, मान लो किसी ने क्या करेंसी बनाई, फॉर एन एग्जाम्पल आपको समझाने के लिए बताती हूँ। सपोज कर लो कि 2 स्टेट्स हैं, 5 स्टेट्स हैं, ठीक है, 5 स्टेट्स हैं। तो पहले स्टेट ने अपनी करेंसी को नाम दे दिया आर, एग्जाम्पल दे रही हूँ। दूसरी स्टेट ने अपनी करेंसी को नाम दे दिया सी, तीसरी स्टेट ने अपनी करेंसी को नाम दे दिया डी, ठीक है, 4th स्टेट ने अपनी करेंसी को नाम दे दिया पी, और 5th स्टेट ने अपनी करेंसी को नाम दे दिया ए, ठीक है। आप समझने की कोशिश करना कि मैं कहने की क्या कोशिश कर रही हूँ। तो ये 5 स्टेट जो थी, अब मान लो ये 5 स्टेट मिलकर एक कंट्री बना रही है। सपोज करो कि ये 5 स्टेट है और ये मिलकर एक कंट्री बनाती है, एक कंट्री बनाती है, ठीक है। तो अब इस कंट्री में 5 स्टेट्स हैं और 5 स्टेट्स के अलग अलग करेंसी हो गई। जैसे 1 स्टेट की आर, 2nd स्टेट की सी, 3rd स्टेट की डी, 4th स्टेट की पी, 5 स्टेट की ई। अब मान लो आपको ट्रेवल कर रहे हो, ठीक है, आप हो यहाँ पर और आप ट्रेवल कर रहे हो। मान लो आपके पास जो है, आप रहने वाले हो 2nd स्टेट के, ठीक है, तो आपके पास है सी करेंसी। देखो स्टूडेंट्स, मेरे एग्जाम्पल को समझने की कोशिश करना कि मैं आपको कहने की क्या समझाने की कोशिश कर रही हूँ, ठीक है। तो आपके पास है ये सी करेंसी क्योंकि आप रहते हो 2nd स्टेट में और आप चले गए 4th स्टेट में, घूमने का मन हुआ आपका और आप 4th स्टेट में गए। तो 4th स्टेट में चलती है पी करेंसी, चलती है वहाँ पी करेंसी। तो अब देखो, अब वहाँ पे आपको कुछ भी चीज़ बाय करनी है तो आप सी करेंसी को देकर नहीं कर सकते, आपको पी करेंसी ही देनी पड़ेगी। तो पहले आप जब वहाँ पे जाओगे फिर आप पहले एक्सचेंज करवाओगे अपनी मनी का, जैसे अभी हम करवाते हैं, हम यूएस से जाते हैं, कहीं किसी भी कंट्री में जाते हैं तो हम अपने रुपी को जो है वो एक्सचेंज करवा के वहाँ की जो करेंसी वो लेते हैं वहाँ पे स्पेंड करने के लिए। तो अब इसको क्या करना पड़ेगा, एक्सचेंज करवानी पड़ेगी मनी को। अगर इसको 4th स्टेट में कुछ खरीदना है तो फिर ये एक्सचेंज करवाएगा, एक लंबा प्रोसेस। फिर उसके बाद जाके इसके पास क्या होगी, पी होगी। यानी ये बिफोर है, ये आप समझो, ये तो बिफोर था, और आफ्टर क्या होगा, बाद में इसके पास हो जाएगी करेंसी आपकी पी करेंसी, ठीक है। और सपोज करो इसको वापस से कहीं और जाना है, इसको 1 स्टेट में जाना है तो इसको वापस से अपनी करेंसी को चेंज करवाना पड़ेगा। तो पहले ये सिस्टम होता था, हर एक स्टेट अपनी करेंसी बना के रखता था। अब कितनी तकलीफ हो रही है ना हमें, हम घूम रहे हैं एक ही कंट्री के अंदर, हम तो घूम रहे हैं एक ही कंट्री के अंदर, लेकिन हमें जो है वो क्या करनी पड़ रही है, अलग अलग करेंसीज को जो है वो करना पड़ रहा है। तो हम बात करते हैं जैसे कि एक स्टेट, अब मान लो ये था, ठीक है, स्माइलीज बना देते हैं, थोड़ी सी अच्छी नहीं बनी, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ रहा है, हमें करना पड़ रहा है कि वो एक स्टेट में आर, 2nd स्टेट में सी, 3rd स्टेट में डी, 4th स्टेट में पी और 5 स्टेट में ए। तो कितनी तकलीफ हो रही है भाई, हम कंट्री के अंदर ही घूम रहे हैं, एक स्टेट से दूसरी स्टेट ही जा रहे हैं, फिर करेंसी चेंज करवाओ, बहुत दिक्कत हो रही है। तो इसी लॉ को जो है वो उसने, अगर बिजनेस और जो वो थे ना, वो चाहते थे कि ये जो लॉज है ना वो हटा दिया जाए और एक करेंसी कर दी जाए। सेम विद द वेट के साथ भी यही होता था। यानी एक स्टेट में एक कपड़े को 60 सेंटीमीटर, यानी मान लो 1 किलो गेहूँ है आपका, है तो वो 1 किलो, ठीक है। अब वो 1 किलो गेहूँ को हर एक अलग अलग स्टेट में हर एक अलग अलग वजन से नापा जाता है। इस 1 किलो गोई को कोई 2 किलो पहुंचा दे, कोई आधा किलो कर दे, कोई 3 किलो कर ले, तो अलग अलग। तो सेम विद द वेट एंड सेम विद योर ऑल जो भी आपकी कस्टम ड्यूटीज जो थी,
तो वो लोग चाहते थे कि इस सब का एक यूनिफॉर्म लॉ बन जाए, जैसे आज हमारी इंडिया के अंदर है, हम किसी भी स्टेट में चल जाए हमारी करेंसी रुपी ही रहेगी। However, in the areas conquered, the reactions of the local population to French rule were mixed. अब देखो अब क्या हुआ, जो रिएक्शन से लोकल लोगों के फ्रेंच के रूल के साथ में जो वो धीरे धीरे मिलने लग गए, मतलब एक तरह से दोस्ती हुई एक बार तो। इनिशियली इन मैनी प्लेसेज जैसे कि होलैंड, स्विट्जरलैंड एज वेल एज कुछ सिटीज़ जैसे ब्रसल, मेन्स, मिलन, वर्सॉ, फ्रेंच आर्मीज़ को जो है वो वेलकम किया जाने लगा हार्बिंगर्स ऑफ लिबर्टी के नाम से। लिबर्टी आप क्या समझते हो? फ्रीडम, और उसके लिए रेड कैप भी हम पहनते हैं। तो लिबर्टी, हार्बिंगर्स ऑफ लिबर्टी के नाम से जो है वो उससे जो है वो उनका स्वागत किया गया। बट द इनिशियल एंथुजियम सून टर्न टू हॉस्टिलिटी। सब कुछ अच्छा चल रहा था, सब कुछ अच्छा चल रहा था फ्रांस के अंदर, लोग खुश थे नेपोलियन के आने से। बट अब नेपोलियन ने सोचा अब मेरे को अपना रंग दिखाना ही होगा, अब मुझे बताना होगा कि मैं क्या चीज़ हूँ। तो उसको बताने के लिए उसने क्या किया, उसने जो है वो जो इतना फ्रीडम जो था वो एकदम से हॉस्टिलिटी के अंदर चेंज कर दिया। इसका मतलब क्या कि जो वो फ्रीडम दे रहा था ना लोगों को, सब छीन ली, ठीक है, उन पे रोप जमाने लग गया अपना। As it became clear that the new administrative arrangement did not go hand in hand with political freedom, और इस चीज़ को देखने से हमें क्या क्लियर हो गया था, हमें ये क्लियर हो गया था कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव के जो काम होते हैं वो जो है वो हर किसी को जो है वो नहीं दिए जाने वाले, किसके साथ? फ्रीडम के साथ। इंक्रीज टैक्सेशन, सेंसरशिप, उसने टैक्सेस बढ़ा दिए, हर एक प्रोडक्ट पे उसने टैक्सेस को बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया, सेंसरशिप बढ़ा दी, फोर्स कॉन्स्क्रिप्शन बढ़ा दिया इनटू द फ्रेंच आर्मीज रिक्वायर्ड टू कंक्वेयर द रेस्ट ऑफ यूरोप। और उसने क्या कहा, उसने जो है वो अपनी फ्रेंच आर्मीज को बढ़ाने के लिए उसने क्या किया कि उसने जो है वो लोगों को कहा कि तुम फ्रेंच आर्मी ज्वाइन करो जबरदस्ती, ठीक है। ऑल सीम टू आउटवे द एडवांटेजेस ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस। तो इन सब को देखते ही, इन सब को देखने से क्या हुआ कि वो जो था ना नेपोलियन, उसने फ़ायदा उठा रहा था वो उनके एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस का। उन्होंने जो एडमिनिस्ट्रेटिव चेंज करे उसका वो फ़ायदा उठा रहा था। उसने क्या किया, टैक्स बढ़ा दिया, सेंसरशिप लगा दी, और क्या किया उसने, और भी किया उसने जो है लोगों को बोला कि तुम जाओ फ्रेंच आर्मीज ज्वाइन करो। तो इससे क्या हुआ, एक तरह से लोगों के मन में क्या होगा, एग्रेशन होगा ना। कैसे एग्रेशन होगा? सपोज करो आपको कोई चीज़ कोई मना करता है तो यू हैव, आपके पास उसके अंदर एक तरह से गुस्सा आने लग जाता है। अगर आप उसको बहुत कुछ करना चाहते हो जो आपको बहुत पसंद है, फिर उसके लिए क्या आना है, आपको गुस्सा आना है। सेम विथ लोगों के साथ हुआ, जब लोगों पे जुल्म करा गया उस टाइम पे, नेपोलियन ने जब वो किया, उनके ऊपर इतना कुछ करा, सेंसरशिप लगाई, उन्हें ज़बरदस्ती फ्रेंच आर्मी में भेजने लगा, तो उसकी वजह से क्या होगा, लोग तो गुस्से में आएंगे ही ना, उनके अंदर से उनका एग्रेशन तो बाहर निकली गई। तो वैसा ही हुआ। तो आई थिंक आप लोगों को स्टोरी में बहुत ही अब इंटरेस्टिंग बन गई होगी आपके लिए, और आप इंतज़ार कर रहे होंगे कि इसके आगे क्या होगा, इसके आगे क्या होगा। लेकिन आज यहीं तक जो है वो हम कंप्लीट करेंगे, बिकॉज हमारा फर्स्ट सेक्शन जो है वो कंप्लीट हो चुका है, तो हम यहीं तक करेंगे। हम सेकंड सेक्शन जो है इसके अंदर टोटल 6 सेक्शंस है, तो हम सेकंड सेक्शन को स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट के अंदर। लेकिन नेपोलियन के आने की वजह से मुझे लगता है कि आपको इस चैप्टर में थोड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट जो है वो मिल गया कि क्या हुआ, ठीक है। यहाँ से आपको एक चीज़ क्लियर हो गई होगी कि फ्रांस जो था पहले तो मोनार्क के रूल में था, फिर आज़ाद हुआ, फिर वापस से मोनार्क के रूल में चला गया, ठीक है। तो आप ये मत कहना कि एग्ज़ाम में क्या था कि कुछ क्वेश्चन ऐसे भी पूछ लिए जाते हैं कि क्या नेपोलियन ने लोगों को, क्या नेपोलियन एज अ फ्रीडम लेकर आया था, डेमोक्रेसी लेकर आया था, या फिर मोनार्क लेके आया था। तो आप लोगों को लगा, अगर आप आधा पढ़ोगे तो आपको लगेगा कि फ्रीडम दे रहा है, लेकिन वो फ्रीडम नहीं लाया था, वो मोनार्क ही लाया था, क्योंकि लास्ट में उसने अपने रंग दिखाने शुरू कर दिए थे। तो बेसिकली वो मोनार्क को ही जो है वो इस्टेब्लिश करी उसने, नेपोलियन ने
कहाँ पर, फ्रांस के अंदर। तो हम यहीं तक जो है वो आज इसको कंप्लीट करते हैं और आपको क्लियर भी हुआ होगा, आई होप सो। इफ़ यू हैव एनी डाउट, एनी क्वायरी, प्लीज़ राइट इन द कमेंट बॉक्स कि आपको कोई भी रिलेटेड है, इससे कुछ भी प्रॉब्लम होती है इस टॉपिक, जहाँ अभी तक मैंने जितना पढ़ा दिया आपको उसमें तक, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल if you want these classes more, and if you like this video, share this video more and more, and thank you so much.